नमस्कार, बंसल न्यूज की सेहत से जुड़े इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु से। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेन ट्यूमर जागरूकता सप्ताह अक्टूबर के आखिरी सप्ताह हर साल सारे देशों में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम के जरिए आज हम आपको ब्रेन ट्यूमर के मरीज और उनके परिवार के सामने किस किस तरह की कठिन परिस्थितियां सामने आती है और उन्हें किस तरह की मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है और कैसे आज वो इस बीमारी से जंग जीत चुके हैं, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। साथ ही आज हम ब्रेन ट्यूमर से होने वाली सामाजिक समस्याएं और उनके निदान के बारे में भी बातचीत करने वाले हैं, ताकि आप सभी दर्शक इससे जागरूक भी रहे। आज हमारे साथ खास मेहमान है ऐश्वर्या ठाकुर जी, जो कंसल्टेंट अवेयरनेस फाउंडेशन इंडिया से हैं, और साथ है रितु शर्मा, जो कि एक ब्रेन ट्यूमर पेशेंट है जिन्होंने ब्रेन ट्यूमर से जंग जीत ली है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते। तो चलिए ऐश्वर्या जी, इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रेन ट्यूमर दिवस जो होता है, जो सप्ताह जागरूक हम करते हैं, इसको क्यों मनाया जाता है? इसको हम इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि जैसे लोग ब्रेन ट्यूमर के बारे में इतना जानते नहीं हैं, तो हमें लगता है कि हमको सबको अवेयर कराना चाहिए, पता होना चाहिए कि ब्रेन ट्यूमर कोई ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं है, वो क्योर करी जा सकती है सही समय और सही गाइडेंस में। हम इसलिए बनाते हैं। तो ये तो आपने बता दिया ऐश्वर्या जी कि आखिर हम ये विश्व अंतर्राष्ट्रीय ब्रेन ट्यूमर जागरूकता सप्ताह क्यों मनाते हैं। अब मैं आपसे सबसे पहले सवाल यही करना चाहूंगी कि जो भी पेशेंट जिनको ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट होता है, जब वो आपके पास पहुंचते हैं तो किस तरह की मानसिक स्थिति उनकी होती है, कैसे आप उनको डील करती हैं? जैसे एक पेशेंट को और उनकी फैमिली को पता चलता है कि हमको ब्रेन ट्यूमर है, उनके लिए बहुत अजीब होता है ये जानना, और बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ से निकलना, उस दौरान से निकलना। तो तुरंत ही हमको लगता है डॉक्टर्स को कि तुरंत ही साइकोलॉजिस्ट के पास जाया जाए, पेशेंट को, फैमिली को, कि उनको शांत किया जाए, उनको बताया जाए, साइको एजुकेट किया जाए कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योर किया जा सकता है, इससे इतना परेशान होकर डील नहीं करना है, आराम से, धैर्य से हमको इस प्रॉब्लम से डील करना है। बिल्कुल, तो जब भी इस तरह की परेशानी हो तो हमें डरना नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम को डील करना है। हमारे साथ पेशेंट रितु शर्मा भी जुड़ी हुई है। रितु, सबसे पहले कैसे, कब आपको इस बीमारी का पता चला और कैसे आपने रिएक्ट किया? हाँ, ये ऐसा हुआ था कि मुझे स्टार्टिंग में मुझे सिर्फ पेन होता था। तो पेन नॉर्मल है, किसी को भी हो सकता है, हेडेक जो बोलते हैं हम सभी लोग नॉर्मल भाषा में। तो हेडेक मुझे होती थी, जिसे सहते सहते मुझे मतलब लगभग 1 साल हो गया था। लेकिन इतना पेन होने लगा मुझे कुछ टाइम बाद, निकलते निकलते मैंने सब जगह दिखाया इसका, लेकिन मुझे माइग्रेन बताकर इसका बोला गया, तो ऐसा ट्रीटमेंट चलता रहा। लेकिन जब ये पेन मुझसे सहन करने योग्य नहीं रहा, तो फिर जो मेरी आंखों में भी दिक्कत आने लगी काफ़ी, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने आइस जो डॉक्टर हैं हमारे शहर में बासुदा में, प्रदीप जैन करके, तो मैंने उनको दिखाया था। तो उन्होंने हमें सलाह दी कि मुझे मेरे सिर जो है, सिर में मतलब जब इतनी परेशानी आ रही है कि दिखना, आंखों पे इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो मुझे एक बार MRI जो CT स्कैन जो होता है वो करवाना चाहिए। तो मैं जब ये डिटेक्ट हुआ आपको, तब तुरंत आप काउंसलर के पास गई थी या फिर जब सर्जरी की नौबत आई तब आप काउंसलर के पास पहुंची? नहीं, पहले मतलब हम लोग जो है, जो नॉर्मल हेडेक होता है तो उसके लिए हम सीधा नॉर्मल जो डॉक्टर्स रहते हैं उन्हीं के पास जाते हैं। तो पहले मैं वहीं गई थी, और जब आइस प्रॉब्लम इस कारण आई तो मैं आइस जो डॉक्टर हैं उनके पास गई। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, ये नॉर्मल है। लेकिन जब ये प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ी तो मैं लगातार उनके पास जाती रही। तो उन्होंने जब मेरा चेकअप किया तब उन्होंने मुझे MRI और इसके लिए मुझे फिर सजेस्ट किया। तो ऐश्वर्या जी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी, आपसे सवाल। देखिए, जो पेशेंट होते हैं वो तो आपके पास पहुँचते हैं काउंसलिंग कराने के लिए, जो लेकिन परिवार की बात की जाए, जब भी किसी बच्चे को ये होता है तो जाहिर सी बात है कि जो परिवार वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वो जब काउंसलिंग के लिए आपके पास पहुँचते हैं तो उनको आप कैसे डील करती है? जैसे ही एक परिवार को पता चलता है कि हमारे बच्चे को ब्रेन ट्यूमर है, तो उनके लिए बहुत घबराने वाली सिचुएशन होती है। वो लोग इतने पैनिक हो जाते हैं कि हमारा बच्चा क्यों, हम बच्चे को कैसे संभालेंगे,
हम कैसे आगे डील करेंगे, कहीं बुरा तो नहीं होगा। तो उस टाइम पे हमको फैमिली को समझाना होता है कि ये बहुत ऐसी बीमारी नहीं है कि हम ऑपरेट नहीं कर सकते या हम संभाल नहीं सकते हैं। दवाइयों के थ्रू, ऑपरेशन के थ्रू बच्चा ठीक हो सकता है। तो उससे हम पेशेंट की फैमिली को शांत करते हैं, उनको संभालते हैं, समझाते हैं। तो यही ऐसे प्रोसेस चलता है पूरा, तो वो समझ जाते हैं। ऋतु भी आपके पास पहुंची थी, तो जब ये पहली बार आपसे मिली तब इनके प्रतिक्रिया क्या थी कि इनको ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था? तो उसके बाद आपने इनको कैसे इनकी काउंसलिंग की? जब ऋतु मेरे पास आई थी तब ऑपरेशन से पहले आई थी, थोड़ा डिले हो गया था, इनको थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज भी थे। तब मैंने इनके फादर को बहुत समझाया, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो मैंने उनको समझाया कि आपको कुछ हो गया तो आप फैमिली को कैसे संभालोगी। उनको काम डाउन किया, उनको समझाया कि नहीं ऐसी कोई टेंशन नहीं है, एक बार ऑपरेशन हो जाएगा, बच्ची ठीक हो जाएगी। वो धीरे धीरे समझने लगे। जैसे ही ऋतु का ऑपरेशन हुआ उसकी काउंसलिंग जारी रही, वो होश में आई। उसको थोड़ी दिक्कतें होती थी, सर बहुत दुखता था, तो उसके फादर, उसकी मदर बहुत परेशान रहते थे कि क्यों, अब तो ऑपरेशन हो गया है, अब क्यों उसको वो दिक्कतें आ रही हैं। तो मैंने उनको समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, ये जड़ से गया है ट्यूमर, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो एकदम ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे प्रोसेस चलेगा। तो वो लोग समझे इस चीज़ को। आज ये है कि आपके सामने ऋतु बैठी है, उनके फादर भी बहुत खुश है कि अच्छे से सर्जरी हो गई, अब हमारी बच्ची खुश है। मेंटल स्टेट उनका नॉर्मल है, परेशान नहीं है, हंसी खुशी रहते हैं वो लोग। बिल्कुल। तो ऐश्वर्या जी बता रही हैं कि कैसे उन्होंने ऋतु की काउंसलिंग की थी। ऋतु, अब मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगी कि देखिए, जब भी हमें कोई भी छोटी से छोटी बीमारी होती है तो हम बेहद परेशान हो जाते हैं, और जब ब्रेन ट्यूमर की बात आती है तो हम और भी ज्यादा परेशान हो जाते, डर जाते हैं। तो आपको ब्रेन ट्यूमर था, आप काउंसलिंग के लिए भी गई, तो इस दौरान जब आपका ऑपरेशन की बात कही डॉक्टर ने, तो किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई, कैसे आपने उस चुनौती को डील किया? जी बिल्कुल, ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी थी, क्योंकि मेरे जो फादर थे वो भी हार्ट पेशेंट है, उनका 2 बार ऑपरेशन हो चुका था, 2019 में भी हुआ था और 2022 में भी। और मुझे ये परेशानी एकदम से ऐसे आ जाएगी, मुझे खुद नहीं पता था। नॉर्मल दर्द मैं समझती थी, हाँ नॉर्मल दर्द हो रहा है, लेकिन ये ब्रेन ट्यूमर निकलेगा। पापा जी बहुत घबरा गए थे इस चीज़ को लेकर। हमने मतलब भोपाल के सभी डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने सभी ने मना कर दिया था, कह दिया था कि ऑपरेशन तो संभव है ही नहीं। अगर ऑपरेशन होता है तो जान का खतरा तो है ही, अगर ऑपरेशन सफल भी होता है तो उसके बाद पैरालिसिस या आइस जाने का पूरा चांस है। उन्होंने ऐसा बोल दिया था, ऐसा होके ही रहेगा, यानी कि दोनों में से एक ना एक कंडीशन बनेगी, या तो लड़की जान से जाएगी या फिर पैरालिसिस या आंखें जा सकती हैं, ऐसा कुछ भी होगा अगर ऑपरेशन सफल रहा तो। पापा जी भी बहुत घबरा गए, मैं भी वहीं बैठी थी। सबसे पहले हमने यहाँ दिखाया था, ये अपना है भोपाल के हॉस्पिटल में दिखाया था, एम्स में पहले। तो हमने वहाँ आदित्य श्रीवास्तव करके जो डॉक्टर हैं उनको हमने दिखाया। बहुत दिनों बाद नंबर आया वहाँ, हमने जब उन्होंने चेकअप कराया तो उन्होंने मतलब उनकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा, जैसा कि ऐश्वर्या मैम से आपने क्वेश्चन किया, इसके बारे में भी बताऊंगी। तो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने मुझे बताया तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा घबरा गए, और मैं भी पापा जी का चेहरा देख रही थी। उन्होंने जब मेरी रिपोर्ट वगैरह सब कुछ देखा तो फिर उसके बाद मैंने पापा का हाथ पकड़ा, बाहर निकले जैसे ही वहाँ से, मैंने कहा पापा कोई बात नहीं, ट्यूमर ही है, जब इतना सब कुछ हो गया ठीक है, कुछ ना कुछ तो इसका इलाज होगा, कुछ तो होगा, ठीक है। हम लोग सभी जगह बैठ के हमने भोपाल के सभी जितने भी हॉस्पिटल हैं सभी हॉस्पिटल्स में ट्राई कर लिया कि जहाँ ब्रेन ट्यूमर का बेस्ट से बेस्ट इलाज हो सके। फिर ऐसे ही करते हुए मुझे बंसल के बारे में पता चला, मैं बंसल आई। कितने समय तक आप इस समस्या से जूझती रही और उसके बाद आपने ये जंग जीती है? मैं बहुत टाइम तक, मुझे सबसे पहले तो इसके बारे में, ये बीमारी के बारे में तो पता तो मुझे 26 मार्च को पता चला, जब मैंने इसकी सिटी स्कैन MRI करवाई, तब इसके बारे में पता चला। घर में भी मतलब सभी लोग बहुत निराश हो गए थे इसके बारे में, और फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी वीक हो चुकी थी, क्योंकि पापा का भी 2 बार ऑपरेशन हो चुका था हार्ट का, तो फाइनेंशियल इश्यूज भी थे, कई तरीके की चीज़ें थी। मैं जो मेरा वर्किंग डे था उस पर भी इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ा।
चलिए ऐश्वर्या जी, यहाँ पे ऋतु जी जो बता रही हैं कि काउंसलर की उन्होंने जो मदद ली उसका बहुत असर भी देखने को मिला, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही। ऐश्वर्या जी, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि देखिए प्री काउंसलिंग भी होती है, पोस्ट काउंसलिंग भी होती है, इन दोनों में अंतर क्या होता है? प्री काउंसलिंग में होता है जब ऑपरेशन से पहले हम पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं, फैमिली को काउंसलिंग करते हैं, जिससे पेशेंट जो है स्ट्रांगली ऑपरेशन के लिए जाए। अगर वो मानसिक तरीके से प्रिपेयर्ड है, साइकोलॉजिकल तरीके से, मेंटली तरीके से प्रिपेयर्ड है सर्जरी के लिए, तो उनके लिए बहुत आसान होता है। वो फिर सर्जरी के बाद जो है वो और स्ट्रांगली निकल कर आते हैं। हमारा पूरा शरीर जो है हमारे ब्रेन से चलता है। अगर हमारा ब्रेन और हमारी सोच अच्छी है, पॉजिटिव है पहले ही सर्जरी से पहले, तो हमारे लिए आधी जंग तो वहीं खत्म हो जाती है, हम वहीं जीत लेते हैं। फिर बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो आधी जंग तो हम ऐसे ही जीत जाते हैं। तो ऐश्वर्या जी, जब ये जो कठिन समय होता है, ऐसे में हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें, ये भी जरूर बताइए हमारे दर्शकों को। जो हमारा कठिन समय होता है, हमको सबसे पहले ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि ये सिर्फ एक छोटा सा समय है, ये बीत जाएगा। उस समय को लेकर हमको अपने शरीर और अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि बस ये समय है, हम पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। ऐसे मुश्किल के समय पे अगर हम अच्छी तरीके से, अच्छे पॉजिटिव तरीके से ग्रैटिट्यूड करें तो यूनिवर्स हमको ज़रूर वो चीज़ देता है। आप जैसा सोचेंगे आपको वैसा ही मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसा हम सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही मिलता है। ऋतु, जब आपको ये पता चला था कि आपको ब्रेन ट्यूमर है, जब आप इस प्रॉब्लम से जूझ रही थी, तो आपके मन में किस तरह के नेगेटिव थॉट्स आते थे और कैसे आपने काउंसलिंग के जरिए पॉजिटिव रहना सीखा? क्या क्या पॉजिटिव चीजें आप करती थी, खुद को कैसे पॉजिटिव रखती थी? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दिमाग में यही आया था कि ये चीज मुझे है, मतलब कैसे है, मतलब मुझे तो कभी जिंदगी में सिर दर्द ही नहीं हुआ। मतलब हाँ, इतना था कि 5 to 6 मंथ से सिर दर्द हो रहा था, लेकिन इतनी बड़ी बीमारी हो जाएगी मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैं बंसल में आई, सभी जगह होने के बाद जब मैं बंसल में आई तो मैं सर से भी मिली, नितिन सर से, मैम से मिली, तो उनके जो समझाने का एक तरीका रहता है, जैसे कि मैंने आपको एम्स के बारे में बताया, मैं किसी का वो नहीं कर रही लेकिन बता रही हूँ कि कहने का जो तरीका रहता है, आपको मोटिवेट करने का तरीका, कि मोटिवेशन कैसे किया जाए, कैसे आपके अंदर के डर को दूर किया। हाँ, डरे हुए थे, स्वाभाविक है, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति को जब एकदम से अचानक आप कह दोगे कि इतनी बड़ी आपको बीमारी है, और तो स्वाभाविक रूप से वो डर जाएगा। लेकिन जब मैं मैम से मिली, सर से मिली, तो सर ने, सभी ने तो मेरे लिए, मैंने आपको बता दिया था कि मेरे लिए क्या खतरे उन्होंने बताए, लेकिन सर से जब मेरी बात हुई, सर ने कहा हाँ, हर ऑपरेशन में खतरा रहता है, 1-2% तो सब में रहता है। और जब मैं मैम के पास आई तो मैम ने मुझे बताया कि ऋतु, टेंशन करने वाली बात नहीं है। उन्होंने मेरे फादर को, खासकर मेरे फादर बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब परेशान भी थे, तो उनको खासकर बोला कि जैसी आपकी लड़की है ऑपरेशन के बाद भी वैसी ही रहेगी। और क्योंकि सर ने तो ऑपरेशन किए हैं, हम लोग, भले मुझे ये फर्स्ट टाइम बीमारी हो, लेकिन मैम का और सर का ये चीज़ तो अनुभव उन लोगों को बहुत पहले से रहा है ना, तो उनकी बातों पर विश्वास करना बहुत इजीली है, कि उनकी बातों का हमें विश्वास ही करना था और हमारे पास और कोई चांस भी नहीं था। बिल्कुल, तो यहाँ पर काउंसलर पर विश्वास भी किया जाना चाहिए। ऐश्वर्या जी, देखिए डॉक्टर तो अपना काम करते हैं कि जो भी उनके पास पेशेंट पहुंचता है उनका वो इलाज करते हैं, लेकिन काउंसलर की अगर भूमिका की बात की जाए तो इसको आप कैसे देखती है कि काउंसलर की क्या भूमिका होती है इस तरह की बीमारियों में? इस तरह की बीमारियों में लोग बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं साइकोलॉजिस्ट को। मेनली तो पेशेंट का यही रहता है, हमने डॉक्टर को दिखा दिया, ठीक है, बट उनको समझ में तब आता है जब वो ऑपरेशन से पहले मुझसे मिलते हैं, एक काउंसलर से मिलते हैं। उनको धीरे धीरे वो प्रोसेस समझ में आते कि डॉक्टर तो सिर्फ ऑपरेशन करके चले जाएंगे, दवाइयाँ दे देंगे, बट जब वो काउंसलर के पास आते हैं, अपनी और प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, क्योंकि हर किसी के जीवन में एक नहीं तो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, वो जूझ रहा है दिक्कतों से। किसी को घर की प्रॉब्लम होती है, किसी को अपने हस्बैंड से, किसी को अपनी वाइफ से, या घर की कैसी भी दिक्कतें होती हैं, आधा तो वो वैसी स्ट्रेस में होता है। और जिसको परेशानियां नहीं आती हो, वो सोच सोच के आधा तो वैसे ही बीमार होता है। फिर वो आता है हमारे पास तो मैं उसको समझाती हूँ कि ये दिक्कतें आती रहेंगी, चलती रहेंगी, ये तो जीवन का पार्ट है,
लाइफ का एक पार्ट है हमारा ये प्रॉब्लम्स, बट हमको अपने आप को हेल्दी रखना है, अपनी सोच को हेल्दी रखना है। अगर हम हेल्दी रहेंगे, हम खुश रहेंगे, तो जीवन बहुत अच्छा जाएगा और हेल्दी जाएगा। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी कही ऐश्वर्या जी, क्योंकि आज के समय में अगर देखें तो हर किसी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी छोटी बात को लेकर भी तनाव रहता है, लेकिन जरूरी ये होता है कि अपनी सोच को मजबूत रखा जाए, हेल्दी रखा जाए, पॉजिटिव रहा जाए। ऐश्वर्या जी, सपोर्ट ग्रुप भी जो है आपका, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है और ये कैसे काम करता है। बिल्कुल, हम एक ब्रेन ट्यूमर सपोर्टिव ग्रुप चलाते हैं जिसमें हमारे साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन्स, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट सब रहते हैं उसमें, नर्सिंग स्टाफ भी है, और हमारे जितने भी पास्ट पेशेंट और जितने भी अभी हमारे पास पेशेंट हैं ब्रेन ट्यूमर के, वो सब हैं उसमें। हम एक तरीके से ये करते हैं कि एक पेशेंट ही दूसरे पेशेंट से बात कर पाए। होता क्या है कि एक पेशेंट आता है, उसको डायग्नोस होता है कि मेरे को ब्रेन ट्यूमर है, वो डरा हुआ होता है। हमारी एक काउंसलर की या एक न्यूरोसर्जन की बात से भी ज़्यादा ना, उसको उसी एक पेशेंट पे जो बीत रही है या बीत चुकी है उसकी बात पे ज़्यादा विश्वास आता है। तो एक तरीके से एक पेशेंट दूसरी पेशेंट की हेल्प कर रहा होता है उस ग्रुप में। हम हर महीने एक मीटिंग रखते हैं, फिर हर 6 महीने में फिजिकल मीट रखते हैं। तो इससे क्या है कि जो अपने जैसे लोग होते हैं, एक तरीके से ब्रेन ट्यूमर का एक सर्कल जो होता है, उनको एक कॉन्फिडेंस दिलाया जाता है कि सिर्फ आप नहीं हैं और भी हैं। तो ये सफ़र आप अकेले नहीं चल रहे हैं, आपके जैसे और भी लोग हैं जो इनसे चल ही रहे हैं। तो उनको क्या है, वो कॉन्फिडेंस आता है, वो अपना नॉर्मल लाइफ में आने के लिए ट्राई करते हैं। और एक तरीके से जैसे एक पेशेंट को दिक्कत होती है तो वो डायरेक्ट दूसरे पेशेंट से पूछता है कि मुझे खाने में क्या है, या कैसी भी कोई प्रॉब्लम होती है छोटी छोटी, तो वो डायरेक्ट उस ग्रुप पे पूछ सकते हैं। कोई भी पेशेंट जवाब दे सकता है, केयर गिवर जवाब दे सकता है उसमें। तो एक तरीके से पेशेंट टू पेशेंट हेल्प हो रही है, उसमें डॉक्टर का कम रोल हो जाता है। तो ऐश्वर्या जी, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि ये जो ग्रुप आप चलाती हैं, तो इससे कैसे हम जुड़ सकते हैं? अगर किसी को इस तरह की बीमारी होती, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो या फिर कुछ और बीमारी भी होती हो, तो हम कैसे इस ग्रुप के साथ जुड़े और कैसे काउंसलिंग करवा सकते हैं अपनी? हम लोग फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं, बाकी हमारा ऑनलाइन ये नंबर भी है, उस नंबर पर भी आप हमको कॉल कर सकते हैं। और बाकी हमारी वेबसाइट है BTSD फाउंडेशन के नाम से, आप मेल कर सकते हैं, हम तुरंत ही जवाब देते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, उस पर नंबर है, आसानी से जुड़ सकते हैं उस ग्रुप से। या फिर किसी ऐसे पेशेंट को जानते हो जो इस ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, वो भी आपको जोड़ सकता है इससे। रितु, आप भी ऐश्वर्या जी के पास गई थी और काउंसलिंग आपने भी ली है, तो आपका अनुभव कैसा रहा इस ग्रुप के साथ? नहीं, मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि उस टाइम टेंशन का टाइम तो था ही बहुत ज़्यादा। और जब भी कोई भी मैसेज या किसी भी पेशेंट से रिलेटिव कोई भी इंफॉर्मेशन उस ग्रुप में डाली जाती थी तो मैं उसे रीड करती थी। और मैं खासकर मैं ही उसे रीड नहीं करती थी, मैं अपने परिवार वालों को भी दिखा देती कि पापा जी आप ये देखिए, इनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है और इनकी एज ये है। और फिर जो मैं काम और करती थी कि उनका जो क्या नंबर भी उस पर रखा जाता था, तो मैं उनसे कांटेक्ट भी करती थी और मैं उनसे उनकी हेल्थ के बारे में पूछती थी कि मैम आपकी हेल्थ कैसी है, मैंने आपका ऑपरेशन जो है उसके बारे में देखा। तो उनके जो भी संबंधित रहते थे वो मुझे बताते थे उनके बारे में कि मैम का इस दिन ऑपरेशन हुआ, अभी वो अच्छा चल रहा है, उनका खाने पीने में भी अच्छा चल रहा है और मतलब अभी वो हेल्दी हैं। तो इससे मतलब मैं ही नहीं, मेरे जो परिवार वाले थे, मेरे माँ पिता भाई बहन, वो सब भी मतलब वो चीज़ देखकर थोड़ा उन्हें भी लगता था कि नहीं, हाँ इतना सब कुछ भटकने के बाद, मतलब सभी जगह भटकने के बाद अब हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए हैं कि हाँ जहाँ हमें एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। रितु, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए जब डिटेक्ट हुआ तब बहुत अलग सी फीलिंग होगी और अब आप पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, तो अब आपका अनुभव कैसा है? अब आप कैसा महसूस करती हैं? हाँ, मैं अभी मतलब ठीक महसूस करती हूँ और अभी क्या मेडिसिन चल रही हैं और अभी जांच वगैरह भी होना है, तो वो जांचों के बाद सर क्लियर करेंगे कि क्या कैसा आगे होगा। अब मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा जो वर्किंग डे जो इतने टाइम में बिछड़ चुका है मेरी इस बीमारी के कारण, बस सब कुछ ठीक हो, सेटल हो, तो मैं अपनी वर्किंग डे अपना जो है कंटिन्यू करूं और अपने परिवार वाले जो मेरी वजह से इतने परेशान हुए हैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूं।
ऐश्वर्या जी, यहाँ पर मैं आपसे जाते जाते एक सवाल जरूर करना चाहूंगी। जिनको भी ब्रेन ट्यूमर होता है या दूसरी बीमारियां होती है तो जाहिर सी बात है मानसिक तनाव बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब काउंसलर की बात होती है तो कई बार भ्रांतियां भी रहती है कि नहीं काउंसलर क्या ठीक करेंगे, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो काउंसलर के तौर पर आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी जिनको भी ये बीमारियां होती है? बिल्कुल, मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ इंसान दवाइयों से ठीक नहीं होता है। अगर हम अपना मेंटल लेवल, हम अपने आप को काम रखेंगे तो हमको आदि जो दवाइयाँ होती है वो तो हमको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं सबको यही चाहूँगी कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल चालू करिए, क्योंकि अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगा तो आपका पूरा स्वस्थ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। योगा करिए, मेडिटेशन करिए, और हर एक इंसान को एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, तो जाने से घबराइए नहीं, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो ये सोचते हैं अरे हम पागल थोड़ी ना है जो हम जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। हर एक जरूरत को एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उसको उससे ज्यादा समझ पाए, और एक काउंसलर वही करता है। आपको शांत करेगा, आपको समझेगा, आपको सुनेगा, क्योंकि आज के समय में किसी के पास समय नहीं है इतना आपको सुनने का, बट एक काउंसलर के पास पूरा समय है, वो पूरा वक्त देता है आपको। तो आप जाइए, उनसे बात करिए, और कोई बुराई नहीं है। अगर इस तरह की समस्या है तो काउंसलर के पास जरूर आपको जाना चाहिए। चलिए जाते छोटा सा एक सवाल रितु से भी ले लेते हैं। रितु, आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जिनको भी ब्रेन ट्यूमर है, वो कैसे इसको डील करे, कैसे वो पॉजिटिव रहे जैसे आप भी पॉजिटिव रही? मैं बस एक यही चीज कहूंगी कि मतलब जैसे अगर आपको इस बीमारी के बारे में पता चलता है तो अब अदर जगह भटकने की वजह, जैसे कि मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं बहुत सी जगह भटकी हूँ और जिसमें मुझे इस बीमारी को मतलब बहुत डिले भी हुआ है, और ये बीमारी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती भी गई है। तो बहुत जगह भटकने की जगह आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, मैं बहुत बाद में पहुंची, लेकिन फिर भी सर ने उसे बहुत अच्छे से, मैम ने बहुत अच्छे से कवर अप किया मेरे लिए, जो मेरे लिए काफ़ी डेंजर था। और जैसे कि आपको जैसे ही इस बीमारी के बारे में पता चले आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, और बंसल जैसे प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप जल्दी कवर अप कर लेते हैं अपनी बीमारी को। तो यहाँ पर काउंसलर की क्या कुछ भूमिका होती है? साथ ही रितु भी हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, जिन्होंने आज ब्रेन ट्यूमर से जंग भी जीत ली है। तो देखिए, ब्रेन ट्यूमर जैसी अगर बीमारियां आपको होती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। तो आज के इस खास कार्यक्रम आयुष्मान में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।